सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मेवात को दी सौगात, पुन्हाना को उपमंडल और इंद्री को सब तहसील बनाने की घोषणा। चंडीगढ़ में खेल मंत्री अनिल विज की खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ बैठक खत्म, नई खेल नीति बनाने पर हुई चर्चा। दिल्ली को पानी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, कहा 80 मिलियन गैलन पानी दिल्ली को दे हरियाणा। रोहतक छेड़छाड़ और मारपीट मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, मामले में डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित। झांसी में नाबालिग से गैंगरेप आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करीब 1.5 माह पहले दिया था वारदात को अंजाम। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने शव रोड पर रखकर लगाया जाम, डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप। होडल के नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक की गोली मारकर हत्या, लूट की नीयत से किया था हमला, अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज। महम में 4 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत, 5 लोग घायल, धुंध को बताया हादसों की वजह। और भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफ को नोबेल पुरस्कार से किया गया सम्मानित, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ सम्मान। नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 की। मतलब प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज पूरी फॉर्म में है और नई खेल नीति बनाने के लिए नामचीन खिलाड़ियों और अधिकारियों से सुझाव ले रहे हैं। इसी को लेकर चंडीगढ़ में 2 चरणों की मीटिंग हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने सुझाव दिए। कैसी होगी अब हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों को इसका कितना फायदा होगा, साथ ही अनिल विज ने क्या कुछ आज कहा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चंडीगढ़ में खेल मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के नामवार खिलाड़ियों और अधिकारियों से बैठक की। यह बैठक नई खेल नीति पर विचार विमर्श को लेकर की गई थी, जिसमें खिलाड़ियों और अधिकारियों ने नई खेल नीति को लेकर अपने सुझाव सामने रखे। चंडीगढ़ में खेल मंत्री ने एक बैठक बुलाई ताकि नई खेल नीति को लेकर खिलाड़ियों के सुझाव लिए जा सकें। इस मौके पर खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल अकादमियों और समितियों को नए पंजीकरण अधिनियम के तहत स्वयं को पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा विभाग परंपरागत खेलों को भी बढ़ावा देगा। नई खेल नीति में बढ़िया काम करने वाले रेफरी, अंपायर और खेल जजों के लिए पुरस्कार योजना भी शामिल करने पर विचार किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बार काउंसिल और मेडिकल काउंसिल की तर्ज पर स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ हरियाणा बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। विज ने कहा कि खेल कोटे से नौकरी हासिल करने के पश्चात खिलाड़ी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और उनका खेलों के प्रति कोई योगदान नहीं रहता। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी खेल कोटे से नौकरी हासिल कर खेल के प्रति उदासीन हैं, उन पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने खिलाड़ी खेल के मैदान में अभ्यास करेंगे, स्पैट के तहत केवल उन्हीं बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। तो आज बहुत लोगों ने सुझाव दिए हैं और बहुत वैल्यूएबल सुझाव दिए हैं। अब उन सब पर हम मंथन करेंगे। जो सुझाव दिए हैं उन सारों को हम वायबिलिटीज चेक करेंगे और एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर अगली मीटिंग हमारी 23 तारीख को होगी। 23 तारीख को नई स्पोर्ट्स नीति पर हम फाइनल कर देंगे और तारीख को 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्मदिन वाले दिन हम इसकी घोषणा करेंगे। इस बैठक में विजेंद्र कुमार, योगेश्वर दत्त, जय भगवान, मनोज कुमार के अलावा द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी, भीम अवार्डी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने आए खिलाड़ी हालांकि ये भी कह रहे थे कि हुड्डा सरकार की पदक लाओ पद पाओ वाली खेल नीति भी अच्छी है, उससे भी बहुत से खिलाड़ी आगे निकले हैं। लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं कि अभी भी निचले स्तर तक यानी शुरुआत में खिलाड़ी को तैयार करने के लिए सुविधाएं देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इमन तहलका, हरियाणा।
चलिए अब जो खिलाड़ी इस बैठक में शामिल हुए उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मेरा सुझाव ये था कि जैसे अखाड़े हैं, गांव और गांव में अखाड़े हैं, हरियाणा में 600-700 अखाड़े हैं और सभी जितने भी अखाड़े चलाते हैं वो सब अपने पर्सनल चलाते हैं। मैंने बोला कि जो नर्सरी खोलो स्कूल की बजाय आप अखाड़ों में खोलिए, क्योंकि सब अपने इंटरेस्ट रखते हैं और कोई एनएच कोच नहीं है, वो बस एक उनका जुनून है पहलवान तैयार करने का। और जैसे कि हमें तैयार करनी है तो वो हमें मिल जाएंगे। स्कूल नेशनल होता है, जैसे प्राइमरी तक के खेल होते हैं, हरियाणा स्टेट होती है, स्कूल नेशनल होते हैं, अंडर-14, अंडर-17, अंडर-20, वहाँ से जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होते हैं, मेडलिस्ट हरियाणा के, उनको लीजिए तब नर्सरी में, सब चैंपियन तैयार होंगे। वो ऐसी कुछ बहुत सारी बातें थी, जैसे कि जो वजह पुलिस में जॉब करते हैं खिलाड़ी, वो तकरीबन नफरी में जाए रहते हैं, जहाँ भी कोई पंगा होता है जो भी, तो उनको भेज देते हैं। वो तो गेम नहीं कर पाते थी अच्छी तरह, अपना मतलब ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए उनका खेल प्रभावित होता है। उसकी तरफ भी बोला कि वहाँ से फ्री रखिए और एक फ्री माइंड होगी, प्रैक्टिस करेंगे तब भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन था, जो भी उनकी कमी थी, पेशी थी और रिलेटेड टू पॉलिसी जो भी उनकी बातें थी, हमने उनके साथ शेयर की। उसमें सर जो सजेशन था, उसमें स्पेशली जो अपकमिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जो नीचे से ग्रास रूट लेवल से जो आने वाले स्पोर्ट्स पर्सन, उनके अच्छे एक काम के लिए था और हमने वो दिया। और कई बातें थी जो स्पोर्ट्समैन से, जो कोचेज के बारे में, जो स्टूडेंट के बारे में और जो फिजिकल एजुकेशन का जो मैटर था उसके बारे में बातें हुई हमारी। जैसे सभी खिलाड़ियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो, पिछली सरकार द्वारा खिलाड़ियों के घोषित इनाम राशि व नौकरियों में कटौती न हो, सरकार की खेल नीति पर देश के सभी शिक्षण संस्थानों व सभी स्टेडियम में प्रदर्शित हो, स्कूल स्तर पर खेलों में बड़े स्तर पर सुधार करने की जरूरत, प्रदेश के सभी जिलों में कोच की नियुक्ति अनिवार्य है, प्रत्येक जिला कम से कम एक खेल को जरूर अडॉप्ट करे, खेलों में खिलाड़ियों के सुरक्षित विषय को अनुसूचित किया जाए, आधुनिक कोचिंग और प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाया जाए। खिलाड़ियों की जहाँ तक दिक्कत है, हमें जहाँ वो लोग ट्रेनिंग करती हैं वहाँ एक अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, और ताकि उनको खेलते हुए किसी तरह का कोई एक भय सा बना रहता है वो ना हो। तो आपने सुना क्या कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं जो आज इस बैठक में शामिल थे कि ग्रास रूट पर सुविधाएं देने की जरूरत है, हर जिले को एक खेल अपनाना चाहिए। ये सब बातें आज वहां उस बैठक में रखी गई है। चलिए अब आपको कुछ हाल दिखाते हैं, कुछ स्टेडियम का हाल दिखाते हैं और खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। भिवानी के सुई गांव के स्टेडियम में हो रहे ट्रैक निर्माण कार्य की जांच को लेकर भी वहां आज खिलाड़ी इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा और खेल के बारे में क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये सुई गांव, भिवानी के सुई गांव का आप खेल स्टेडियम देख सकते हैं, किस तरीके की हालत है। सरकार ने वहां खेल स्टेडियम बनवाया, लेकिन हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। जो स्टेडियम बनाए गए उनकी रियल रिपोर्ट क्या है आप देख सकते हैं। किस तरीके का ट्रैक देख सकते हैं आप, धूल उड़ रही है जिस ट्रैक पर खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम आपको हिसार का स्टेडियम दिखाएंगे। यह हिसार का बहुत पुराना स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम, महावीर स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम। तो यहां पर भी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ अभी वहां पर होना चाहिए। बहुत सारे अभी भी खिलाड़ी कह रहे हैं कि सुविधाओं की बहुत जरूरत है वहां पर। तो स्टेडियम तो बनाए गए, लेकिन किस तरीके की सुविधाएं वहां पर हैं क्या नहीं है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज बैठक बुलाई गई चंडीगढ़ में। खेल मंत्री अनिल विज लगे हुए हैं कि एक नई खेल नीति हरियाणा की होनी चाहिए। पुरानी खेल नीति में बहुत सारी कमियां हैं, किस तरीके से खिलाड़ी को मेडल के लिए तैयार किया जाए, यह मकसद होगा जो अनिल विज ने कहा है। हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आज बैठक में क्या कुछ रहा है। जो खिलाड़ी मौजूद रहे हैं उन्होंने किस तरीके के सुझाव दिए हैं ताकि खेलों को और आगे ले जाया जा सके हरियाणा में। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, हैं कार्यकारी संपादक है हेमंत तहलका हरियाणा के, और मेरे साथ सुरेंद्र डांगी जी जो कि बॉक्सिंग कोच हैं
साई के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर किसी भी तरीके से खेलों को बढ़ावा मिल सके, हालांकि हरियाणा खेलों के मामले में बहुत आगे है। पहले भी अगर पूरे देश की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मेडल हासिल किए हैं हरियाणा के खिलाड़ियों ने, बहुत पैसा भी उनको दिया गया, सरकार की ओर से नौकरी भी दी गई। लेकिन जो नई सरकार है उसकी सोच है कि और अच्छी नीति बनाते हैं। क्या लगता है कि ये जो नीति बनाने से पहले जो सुझाव लिए जा रहे हैं, खिलाड़ियों को बुलाया गया है, पुराने खिलाड़ियों को बुलाया गया है, किस तरीके से देखते हैं कि वाकई में ही इनके सुझाव अच्छे वैल्यूएबल हो सकते हैं नई नीति के लिए? सर मित्र जी, जैसे हमने कल भी इसी मुद्दे पे डिस्कस किया था जी, और उसमें बहुत अच्छे सुझाव निकलकर सामने आए थे। उसमें एक मुख्य बात जो मैंने बताई थी कि स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेट लेवल की पिछली नीति में उसका प्रावधान किया था, लेकिन उसके बावजूद वो आज तक नहीं बनी थी। 5 साल उस नीति को बने हो गए हैं जी। और आज जो नए खेल मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने ये कहा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई जाएगी। कल ही मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स काउंसिल का जो मुख्य मकसद है वो है नीति प्रोग्राम जो वो बनाना, उनको लागू करवाना, और खेलों का जो खेल स्टेडियम है उनका रखरखाव करना, उसके लिए अथॉरिटी बनाने की बात की गई थी जी। आज विज साहब ने अथॉरिटी की बात नहीं की है जी, लेकिन काउंसिल की बात की है। हो सकता है जब तक ये पूरे रूप में आए नई खेल नीति, तो हो सकता है उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बात हो। बिल्कुल। जो सुझाव आज लिए गए हैं ये बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही इनका फायदा होने वाला है, क्योंकि जब आप ग्राउंड स्तर पर जो कि खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों को कोचिंग दिलवाने वाले जो कोच हैं, बिल्कुल, 2 ही मुख्य बातें हैं। जब आप खेल में जाते हैं तो या तो खिलाड़ी होता है या उनके कोच होते हैं जी। उनको किस किस प्रकार का सामना करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस के दौरान, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उनको चीज चाहिए, किस चीज की उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का टाइम है और इसमें दूसरे देशों के जो खिलाड़ी हैं उनके पास भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, स्टेडियम भी उनके पास अच्छे अच्छे उपकरण हैं, उनके पास बहुत मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल नवीनतम तकनीक के द्वारा जो उनके पास उपकरण है। बिल्कुल बिल्कुल। उस स्थिति में जब आज ये विचार लिए गए हैं उसका ये फायदा लगेगा कि ये कितने इनकॉर्पोरेट हो पाते हैं। जो नई पॉलिसी बनने जा रही है उसमें ये इनके जो आज सुझाव दिए गए हैं वो कितने उसमें अपना स्थान ले पाएंगे। लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्ट हमने कल भी बताने का प्रयास किया था, जो हमारे गेस्ट थे, और आज भी हमने अपनी रिपोर्ट में बताने का प्रयास किया है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इस ग्राउंड रिपोर्ट का मुख्य मकसद कि हम नीतियां बनाते रहते हैं, लेकिन इस नीतियां बनाने के बावजूद नीचे धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर क्या लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, और क्या उनको जो बच्चे वहां पर गांवों से या शहरों से निकलकर उस खेल स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करने आते हैं, क्या उनको वो सामान मिल रहा है, क्या वहां पर उन खेल स्टेडियमों का रखरखाव ठीक हो रहा है जी, क्या वहां पर कोच उपलब्ध हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में खुद ही देखा, बताया जो वहां के निचले लोग हैं कि कोचेज चाहिए। बिल्कुल। और आज जो हमारे गेस्ट थे इसमें जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके बीच में जो खेल खिलाड़ी गए थे, जो कोचेज गए थे, उन्होंने भी यही बात हो रही है। बिल्कुल। तो इस जो आज सुझाव लिए गए इसका एक अच्छा फायदा तो लगना तय है, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है जी, पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी बातें पुरानी पॉलिसी में भी हैं, बिल्कुल 2001 की पॉलिसी में भी हैं, 2009 की पॉलिसी में, हो सकता है 2015 की पॉलिसी में भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, पर कितना इंप्लीमेंट हो, कितना वो निचले स्तर तक जा पाए, ये एक सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, और शायद अनिल विज इस मामले में ये ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर एक अच्छी कोशिश सरकार की ओर से, खेल मंत्री की ओर से, कि खिलाड़ियों को खुद बुलाया गया है जो अच्छे नामवर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किए हैं, दूसरे बड़े खेलों में पदक हासिल किए हैं, उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं कि खेलों को और आगे ले जाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए नई खेल नीति में। हमारे साथ सुरेंद्र डांगी जी हैं, बॉक्सिंग कोच हैं साई के। सुरेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो आज बैठक बुलाई गई, आप किस तरीके से देखते हैं एक कोच होने के नाते कि नई खेल नीति बनाने से पहले निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए कि खिलाड़ियों को बुलाकर, कोचेस को बुलाकर ये सुझाव लिए जाएं कि ग्रास रूट लेवल को कैसे उठाया जाए, उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए, वो सब यहां पर बुलाकर उनसे पूछा गया है। किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है जी कि जिस तरह से ये मीटिंग की गई है, और इसमें भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी तथा जो अर्जुन अवार्डी को और भीम अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डियों को, इनको बुला के खेल नीति बनाने के लिए
गई हैं बहुत अच्छी बात है, और खिलाड़ियों को, कोचेज को और अवार्डीज को बुला के जब कोई नीति बनाई जाती है तो बहुत कंक्लूजन में जो है अच्छी नीति बनेगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दो तीन बातें हैं, आप मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब ना करें तो मैं वो लिंक करके मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये क्या काउंसिल जो बनाने की बात आई है, बेसिक हम पूरे हरियाणा में है, काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, केवल स्टेट बॉडी बनानी है। लेकिन स्टेट बॉडी अगर काउंसिल बनाई जाएगी तो डिपार्टमेंट का कोई उसका महत्व नहीं रह पाएगा और उसका जो है आगे जो कोचेज है या जो स्टाफ है वो एक गवर्नमेंट बॉडी से प्राइवेट बॉडी में नहीं जाना चाहेगा। तो इससे जो है कोचेज को और जो गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज हैं नुकसान होने का अंदेशा होता है। उनको ये मानते हैं कि भाई हम प्राइवेट बॉडी में ना जा करके हम सरकारी बॉडी में रहें। दूसरी बात कि ये पॉलिसी जो बनाई जाएगी, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है सरकार अपने हिसाब से अच्छी पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसको अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो पॉलिसी सभी अच्छी होती हैं। पिछली जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि भाई कोई खामियां हैं, देखो मैं तो इस बात पे कह सकता हूं कि पिछले हमारे नेशनल गेम्स हुए उसमें हरियाणा मणिपुर के बाद दूसरे नंबर पे था। तो पॉलिसी तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छी ही थी। जब हमारा जो है हरियाणा का खिलाड़ी जो है नेशनल लेवल पे नेशनल गेम्स में बिल्कुल पॉलिसी की जो है हरियाणा के जो भी स्पोर्ट्स पॉलिसी थी उसकी हर जगह तारीफ होती रही है और उसकी कॉपियां भी मांगी गई हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जब पॉलिसी का ये देखा जाता है, कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, ऐसे हम स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जा रही है हरियाणा के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले खिलाड़ी किसके लिए बनाई जा रही है, खिलाड़ी के लिए बनाई जा रही पॉलिसी। और खिलाड़ी को उसमें क्या मोटिवेशन है कि खिलाड़ी को कैसे उस बात के लिए जो है अट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि भी वो खेल के लिए जो है आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो उस प्रोत्साहन की 3-4 चीजें आती हैं। एक तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो जैसे दिमाग ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में जो एडवांस कंट्रीज है उसके अंदर बढ़िया है, उनको सुविधाएं सबसे जरूरी हैं। उसके चाहता है कि भी उनको आगे क्या भविष्य, अगर खेलने तो क्यों खेलने, वो आगे उनको क्या मिलने वाला है, तो वो आती है प्राइज मनी। दूसरी चीज आ जाती है उसके अंदर कि उसका खेल का भविष्य, कि आगे उसको क्या नौकरी मिलेगी, उसका भविष्य क्या रहेगा। जो खेलेगा तो 30 साल तक 32 साल तक खेल सकता है, उसके बाद उसका भविष्य क्या रहेगा। तो ये चीजें जो है उसके अंदर आती हैं। चलिए हम आपके पास आएंगे सुरेंद्र जी। तो यहां पर जो काउंसिल बनाने की बात कही है उसको लेकर भी कहा है सुरेंद्र जी ने कि काउंसिल को लेकर कोई भी वहां नहीं जाना चाहेगा, जो सरकारी नौकरी में है वो काउंसिल में कैसे जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बहुत अच्छी बात है कि नई खेल नीति बनाई जाए, उसमें कुछ नया डाला जाए, पुरानी खेल नीति को भी साथ रखा जाए, जो अच्छी बातें हैं। खिलाड़ी भी आपने अच्छे बुलाए हैं, यहां पर आज कोचेस बुलाए हैं, बहुत अवार्डी भी बुलाए हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है। आज क्या लगता है कि जिस तरीके से 2-3 बातें अभी हमारे सामने रखी हैं सुरेंद्र डांगी जी ने, कि एक तो इंप्लीमेंटेशन क्या सही तरीके से होगा, खिलाड़ी के लिए ग्रास रूट को कैसे उठाया जाए उसको वो, और तीसरा काउंसिल बनाने की जो बात की गई है कि उसमें कोई भी जाना नहीं चाहेगा जो पहले ही सरकारी उसमें नौकरियों में है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दो चीजें जो डांगी जी ने कही है, मैं उन्हीं से बात शुरू करना चाहूंगा। पिछली जो पॉलिसी है उसमें अच्छी चीजें रही होंगी, कुछ उनको हम नकारेंगे नहीं, परंतु पिछली पॉलिसी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया इस अवधि में जब से वो लागू थी। उनमें से एक का जिक्र जी ने किया, आप खेल से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, कि स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की बात थी, अथॉरिटी बनाने की रहेगा कि नई पॉलिसी में जो भी चीजें आए पर समझ कर न रह जाए और
उनको व्यवहार में धरातल पर उतारा जाए। दूसरा, आज की जो पूरी कवायद है जी, उसको मैं इस रूप में सकारात्मक, उससे एक सकारात्मकता दिखाई देती है कि पिछली बार जब पॉलिसी बनी थी मुझसे। चलिए हम आपके पास आएंगे। चौहान साहब, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहां पर, आपकी आवाज हमें नहीं सुन पा रही है। तो जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मुक्केबाज हैं और आज उस बैठक में भी मौजूद थे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जय भगवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं तहलका हरियाणा पर। थैंक यू सो मच जी। जानना चाहते हैं जय भगवान जी, आपने प्रदेश का नाम रोशन किया है इंटरनेशनल स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी। ये जो नई खेल नीति बनाने की बात की जा रही है नई सरकार की ओर से, और अच्छी बात भी है, आप सभी को बुलाया गया और उसमें आपसे सुझाव भी लिए गए। जानना चाहते हैं कि आज बैठक में क्या कुछ खास रहा और आप सभी खिलाड़ियों की ओर से किस तरीके से सुझाव दिए गए ताकि ग्रास रूट से खेलों को ऊपर उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हमने ग्रास रूट से, जैसा कि आपने लिया है, तो पहले हमने ग्रास रूट का मैटर रखा था। तो ग्रास रूट में हमने सबसे पहले किया है कि वे जो फिजिकल एजुकेशन है वो हर स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट बना है जी। भाई, आपको फिजिकल एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। ओके। और उसके बाद जो है अकेडमीज के लिए हमने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पोर्ट्स अकेडमी हो जी, इसके अंदर कोच रखा जाए, एक अच्छा सा कोच, क्वालिफाइड कोच रखा जाए मेरिट बेस पे जी, ताकि बच्चे दोनों टाइम पे अच्छी ट्रेनिंग कर सके। और उसके बाद हमने स्पोर्ट्स पर्सन को ही लाइफ को देखते हुए, क्योंकि उसकी बहुत छोटी लाइफ होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की मैक्सिमम, तो उसको देखते हुए, मेडिकल इंजरीज को देखते हुए एक अच्छे डॉक्टर की के लिए बोला है। और हर स्पोर्ट्स पर्सन के इंश्योरेंस के लिए बोला है कि उसका एक इंश्योरेंस करवाया जाए ताकि वो अपनी इंजरी को से डरे ना, खुल के खेले जी। तो और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और क्या क्या सुझाव, जिस तरीके से प्राइज मनी को लेकर या जो पहले पदक लाओ पद पाओ की जो पॉलिसी है, क्या उसमें भी कोई चेंजेस करने की बात हुई थी आज? देखिए, आज ये हुआ है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटे से जो भर्ती होगा अभी जी, उसके लिए 5 साल के लिए खेलना कंपलसरी कर दिया जाएगा भाई। जब से वो भर्ती हुआ है 5 साल वो उसे खेलना पड़ेगा, और हिंदुस्तान का, हरियाणा का, और जिस भी डिपार्टमेंट में होगा उसका नाम उसे रोशन करना पड़ेगा जी। इसीलिए उसको वो करना पड़ेगा, और 5 साल तक उसे कंपलसरी करेंगे प्ले करने की। ओके, चलिए आपके पास आएंगे जय भगवान जी। हम डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे। ये जो बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से जय भगवान बता रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्कूल में होनी चाहिए तकरीबन, और हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स एकेडमी हो जिसमें अच्छे कोचेस हो, खिलाड़ियों का इंश्योरेंस किया जाना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, और साथ ही अगर स्पोर्ट्स कोटे के तहत अगर किसी को भर्ती किया जाता है, जिस तरीके से अनिल विज साहब बता रहे थे कि उसके बाद खिलाड़ी छोड़ देते हैं खेलना। ये जो बातें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर इससे खेलों का जो स्तर है वो आगे उठेगा, लेकिन क्या सभी बातों पर विचार किया जाएगा जो आज सामने रखी गई हैं, उनको शामिल किया जाएगा? देखिए, यही वो बातें हैं जो आज मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग बुलाने का मकसद भी यही था कि जब खिलाड़ी अपनी राय रखते हैं तो वो धरातल की बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जैसे हमारे होनहार खिलाड़ी ने कहा है कि स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आज की बात तो नहीं करता जब, लेकिन आज से जब मैं पहले 35 साल पहले पढ़ता था, 40 साल पहले जी, हमारे टाइम में भी हमें सुबह पीटी कराई जाती थी। उसके बाद जब हम 5वीं से 6ठी क्लास में गए तो हर रोज वहां से खेल हमारे लिए कंपलसरी कर दिया था जी। और 6ठी से 10वीं तक के जो बच्चे होते थे सबको जो पूरा दिन था उसमें एक पीरियड खेल के लिए होता था, और वो हमारे जो पीटीआई मास्टर थे वो उनके ऐसी सबसे सख्त अगर मास्टर माना जाता था स्कूल में तो पीटीआई मास्टर माना जाता था जी। बिल्कुल। और उनको कहा जाता था कि सभी बच्चे जिसका पीटीआई का पीरियड है वो खेल में दिखाई दे, मुझे खेल ग्राउंड में, खेल के मैदान में दिखाई दे, अंदर क्लास में या स्कूल के ग्राउंड में दिखाई मत दे जी। और कोई अगर नहीं जाता था तो उसकी अलग से, जो उन दिनों तो खैर पिटाई होती थी, आजकल तो प्रतिबंध हो गया जी। ये एक ग्राउंड रिपोर्ट मैंने बताई है कि उस वक्त स्कूलों से ये बच्चे निकलते थे वो खिलाड़ी में, और पहले उस स्कूल से पहले ब्लॉक लेवल का स्कूल का टूर्नामेंट होता था, फिर डिस्ट्रिक्ट का होता था, फिर स्टेट का होता आज भी है, लेकिन उसका स्वरूप बदल गया है। तो आज इन्होंने बहुत धरातल की बात तो ये की। दूसरा जो हम कल भी अपनी डिस्कशन में कर रहे थे और आज भी इस चर्चा में जो मेरे लिए मुख्य बिंदु है, बिल्कुल, वो है कोचिज का। बिल्कुल। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है वहां से भी कहा है कोचिज नहीं है। बिल्कुल। आज अभी भी कोचिज की कमी है। जब तक आपका कोच नहीं होगा, कोच कितने बच्चों को तैयार करता है, वो बच्चों को खिलाड़ी बनाता है, जब कोचिज नहीं होंगे तो कहां काम चलेगा। जब सामान नहीं होगा, जैसे डांगी साहब ने कहा, जब सामान नहीं होगा हमारे पास नवीनतम तकनीक का,
न्यूनतम श्रेणी का, तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, ये सामान उपलब्ध कराना ज्यादा से ज्यादा सरकार की जिम्मेवारी है, इसके ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। नीति तो आप जितनी मर्जी बना लो, आप कागजों में जितनी बड़ी अच्छी जितनी भी बातें हैं सारे देश की या दुनिया के अन्य जो खिलाड़ी हैं उनसे पूछ के दूसरे जो नीतियां हैं उनके इनकॉर्पोरेट कर लें, लेकिन इंप्लीमेंट की बात है, जैसे आपने बिंदु उठाया कि क्या ये वास्तव में ये इंप्लीमेंट हो जाएंगी बातें। जो आज एक और बात जो सामने आई है और के कि जो खिलाड़ी जिसको डीएसपी या इंस्पेक्टर भर्ती कर लिया गया, जैसे मैंने कल बताया था कि करीब 500 खिलाड़ियों को पिछली सरकार ने भर्ती किया है जी। आज जो खेल मंत्री हैं उनकी तरफ से जो बयान आया, आपने भी उसको रिपीट किया है, बिल्कुल, कि खिलाड़ी नौकरी लगने के बाद जी खेलना बंद कर देते हैं, जो आज निकल गया कि 5 साल कम से कम वो खेले। बिल्कुल, ये एक ऐसा चिंता का विषय है कि क्या उन खिलाड़ियों का जो उनको रखा गया था, उनको इस काम के लिए नहीं रखा गया था, इस काम के लिए था कि वो प्रेरणादायक बने, सब अन्य जो बच्चे हैं उनको देख के कि वो हमारे सामने एक जैसे चिन्ह बनता है कि हम उन जैसे बने, रोल मॉडल जिसको बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं जी। तो अब ये एक अच्छी बात की जाने लगी है, जैसा उन्होंने विजेंद्र ने भी कहा और योगेश्वर दत्त ने भी कहा कि जब आप खिलाड़ी भर्ती कर लेते हैं तो हमें हमारी ड्यूटी लग रही है लॉ एंड ऑर्डर में जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ड्यूटी के लिए और बहुत अफसर हो सकते हैं। बिल्कुल, जब आप उनको भर्ती कर रहे हैं तो एक प्रकार से उनकी नौकरी जो है वो सेव कर रहे हैं, उनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं जी, उनको खेलने दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात उभर के जो आई, आज मंत्री ने भी कहा है कि खिलाड़ी जो है खेलेंगे, जो जिन्होंने खेला नहीं है नौकरी के बाद हम उस पर पुनर्विचार करेंगे। बिल्कुल, तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे कल आपने सवाल पूछा भी था मेरे से कि क्या जो पुरस्कार की राशि है ये कुछ कम करेगी सरकार, मैंने कहा था ये कम नहीं करेगी, और आज खेल मंत्री ने बयान दिया कि हम पुरस्कार राशि बढ़ाएंगे। तो जो बातें सामने थी, जो स्पोर्ट काउंसिल की जो डांगी साहब ने बात उठाई है, हाँ, वो एक तकनीक की बात है। बिल्कुल, पिछली पॉलिसी में भी स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की बात हुई थी जी, और ये स्पोर्ट्स काउंसिल का स्वरूप कैसा हो, जो उन्होंने एक बिंदु उठाया है, संशय जताया है, उसका निराकरण अगर हो जाए तो मुझे लगता है काउंसिल बनाने में और अथॉरिटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो आदमी सरकारी है वो सरकारी का रहेगा, सोसाइटी में या परिषद में उसको काउंसिल में न डाला जाए। बिल्कुल, उसकी मतलब कुल मिलाकर तो नौकरी सुरक्षित वाली बात है। हाँ, पर नौकरी से ज्यादा जैसे हमने खेल स्टेडियम बनाए हैं 226 गाँव में, बिल्कुल 169 खेल विभाग के पास चले गए हैं, सामान नहीं है, कोचिज नहीं है, अब जाने शुरू हुए हैं। तो इसलिए खिलाड़ियों को नीचे से ऊपर करने के लिए, जैसे इन्होंने कहा, बीमा होना चाहिए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जय भगवान जी, जय भगवान जी, आप बने हुए हमारे साथ। चलिए, जय भगवान जी जी नहीं हमारे साथ, सुरेंद्र डांगी जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना जय भगवान को कि आज मीटिंग में खिलाड़ियों की ओर से क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो सुझाव दिए गए हैं खिलाड़ियों की ओर से? इंश्योरेंस होना चाहिए, स्पोर्ट्स एकेडमी हर जिले में बननी चाहिए, और फिजिकल एजुकेशन हर स्कूल में होनी चाहिए। फिजिकल एजुकेशन तो है, लेकिन आज उनको खेलों के प्रति नहीं बल्कि क्लास में बैठकर पढ़ा दिया जाता है कि ये होता है, ये होता है। आप किस तरीके से देखते हैं? अधिकतर बच्चे तो मैंने देखा है वो क्रिकेट का बल्ला लिए हाथ में घूम रहे हैं, जो पारंपरिक खेल है, जिसकी आज मंत्री ने बात की है, हाँ, अनिल विज ने, कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो डांगी साहब बता सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं। जी बोलिए। मैं ये मानता हूँ कि धीमान जी ने एक बात धीमान जी ने कही, और एक बात वहाँ से जो है फिजिकल एजुकेशन की बात आई है जी। ये मैं मानता हूँ कि देखो 2 चीजें हैं जी, एक तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है और एक है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए। तो हम बात कर रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं वो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की जी, जो कि हम कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए मेडल लाने की बात करते हैं, और उस बात के लिए जो है सरकार जो है ये पॉलिसी बनाने जा रही है जी। इसमें अच्छे से अच्छा कैसे हो, और हमारा हरियाणा का नाम और देश का नाम कैसे ऊपर उठे, और कहाँ कितने मैक्सिमम हमारे जो है ओलंपिक में मेडल आए, एशियन गेम्स में मेडल आए और कॉमनवेल्थ में मेडल आए जी। तो उसमें कुछ चीजें जो रूरल एरिया की जो बात है, आप देखेंगे कि हमारा पावर गेम है कुछ, और दूसरे कुछ है नॉन पावर गेम्स जी। तो पावर गेम्स के अंदर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो रूरल ग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, बिल्कुल वो इसमें कामयाब होती हैं जी। और लेकिन उनको साहब आपकी आवाज कट रही है, मैं आपके पास आऊंगा। जय भगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं दोबारा। जय भगवान,
ये जो बात आती है कि स्टेडियम बहुत हैं, कई गांवों में स्टेडियम बना दिए गए, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर सुविधाएं नहीं दी गई, वहां पर कोचेस नहीं है, क्या इसको लेकर भी आज की बैठक में कुछ बात हुई है? अब बिल्कुल हुई है आज की बैठक में। जैसे कि हमारा ये था कि भाई हरियाणा के अंदर 80 इंडोर स्टेडियम बनाने की बातें चल रही थी, तो वो आज बात हमने रखी है कि 80 की जगह का हमें 40 दे दो, लेकिन उन 40 के अंदर हमें हर फैसिलिटी दे दो। जी ठीक है, तो हमारा स्पोर्ट्समैन ऐसे इंडिया के और हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेंगे, बट उन्हें इतनी फैसिलिटी तो हो कि वो थोड़ा बहुत गेम कर सके, उनको फ्लो बन जाए गेम करने का। जी, तो इस पर क्या कुछ कहा गया वहां खेल मंत्री की ओर से कोचेस को लेकर या स्टेडियम को लेकर? नहीं, काफी अच्छा है। जो पुराने स्टेडियम है उनको कहा गया है कि जो लोकल यहाँ की फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ जोड़ के उनकी मेंटेनेंस करने के लिए बात करेंगे जी। और पुराने खिलाड़ियों को जैसे कि जो पुराने खिलाड़ी हैं, खेल रत्न अवार्डी हैं और उनको है, तो वो उनको दे दिए जाए ताकि वो उनको मेंटेन करें और उनके अंदर एक अच्छी एकेडमी चलाएं जी, ताकि उनसे जो लोकल पब्लिक रूबरू होना चाहती है वो उस बहाने से उनके रूबरू हो सके और उनसे मिल सके और उनका जो ज्ञान है उनके पास वो ले सके। जी, जय भगवान, यहां जानना चाहते हैं कि आज की बैठक को आपने देखा, 2 चरणों में बैठक हुई है, माहौल किस तरीके का नजर आया आपको? क्या सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई या वास्तविकता भी आपको नजर आई है कि वाकई में ही खेल मंत्री गंभीर है, सरकार गंभीर है नई खेल नीति को लेकर? देखिए, खेल मंत्री जी पूरे गंभीर थे और हर बात को ध्यान से सुन रहे थे। जो भी उनको पॉइंट लग रहा था कि ये नोट किया जाए तो वो पॉइंट अपनी डायरी में नोट भी कर रहे थे और लास्ट में उन्होंने बताया भी कि भाई मैंने इन पॉइंट को नोट किया है और इन पे हम विचार करेंगे और जो भी पॉजिटिव होगा वो हम करेंगे। जी, चलिए जय भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें कई खिलाड़ी भी मौजूद थे और बहुत सारे सुझाव खिलाड़ियों ने दिए हैं ताकि खेल और आगे बढ़ सके, हरियाणा खेलों के मामले में और आगे बढ़ सके। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। खिलाड़ी नंबर 1 मतलब बात कर रहे हैं जो खेल मंत्री हैं अनिल विज, वो नई खेल नीति बनाना चाहते हैं हरियाणा की और उसके लिए सुझाव मांगे गए हैं और आज बाकायदा एक बैठक बुलाई गई चंडीगढ़ में, जिसमें नामवार खिलाड़ियों को बुलाया गया, कुछ अवार्डियों को बुलाया गया और उनसे सुझाव लिए गए कि नई खेल नीति कैसी होनी चाहिए। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज कुमार, जो कि बॉक्सर हैं, बहुत ही नामचीन खिलाड़ी हैं। साथ ही मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं राजेश कुमार जी, जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं। सबसे पहले मनोज कुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। मनोज कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बहुत नामवार खिलाड़ी हैं मनोज कुमार अपने हरियाणा के। मनोज, जानना चाहते हैं आज जो मीटिंग बुलाई गई, नई सरकार नई खेल नीति बनाना चाहती है, लेकिन इस बैठक में आपको कैसा लगा? क्या वाकई में ही सरकार गंभीर है या फिर अपना ठप्पा लगाने के लिए कि हम नई सरकार है, हम अपनी खेल नीति बनाना चाहते हैं, इस वजह से नई खेल नीति बनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे बधाई दी और खेल नीति की पूरी जागरूकता से सामने आए आप लोग। बिल्कुल। एक सबसे आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी खेल मंत्री ने सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और सबकी राय ली जी। तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक खेल मंत्री ने सभी अवार्डी खिलाड़ियों को, नामी कोचों को, द्रोणाचार्य अवार्डी कोचों को, सबको इकट्ठा किया और सबकी राय ली जी। तो उसमें सब ने अलग अलग राय रखी, सबकी राय अच्छी थी। तो अनिल विज जी ने बोला भी है खिलाड़ियों को कि जिसको भी जो भी हो सीधा आके मेरे से मिल सकता है। तो ये बहुत नाइसली लगा हमें उनसे मिलकर, उनकी बैठक में बैठकर, क्योंकि उन्होंने एक सभी खिलाड़ियों की बैठक रखी जिसमें सभी खिलाड़ी एक अच्छी राय देने सुनने को मिली। बिल्कुल। तो हमें उम्मीद है कि ये खेल मंत्री जी जरूर अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। आप बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, आपने क्या राय दी है कि बॉक्सिंग को आगे ले जाने के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने खिलाड़ियों की पूरे खेल की बात की है, ना कि बॉक्सिंग की। वहाँ पे मैंने सरकार की खेल नीति में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों व सभी स्टेडियम में प्रदर्शित हो जी।
सरकार की खेल नीति के जो स्कूल और डिस्ट्रिक्ट जिला स्पोर्ट्स सेंटर हैं सभी पे मतलब खिलाड़ियों की जो अब आज के दिन जो खेल नीति जारी होगी वो सभी स्कूलों और स्पोर्ट्स एकेडमी में बोर्ड पर लिखित रूप में होनी चाहिए, ताकि स्कूल से लेकर स्टेडियम के हर बच्चे को, हर खिलाड़ी को पता लगे कि क्या है नीति और हमारे लिए क्या कुछ किया है। बिल्कुल, उनको जागरूकता मिलेगी इस चीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और दूसरी, मैंने ओवरऑल क्या कुछ रहा है, मतलब सभी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ सुझाव दिए कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर? बहुत से, जैसे मैंने एक सुझाव रखा था अपना, प्रदेश के सभी सर्वोच्च खेल अवार्डों से सम्मानित खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारियों में शामिल करना चाहिए जी, क्योंकि हमारे राजनेताओं के लिए प्रदेश व देश की राजधानी में प्रत्येक राज्य में अलग अलग भवन बनाए गए हैं जहां पर उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन खिलाड़ी के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो जाके रुक सके। उन्हें होटलों में धक्के खाने पड़ते हैं, तो उसके लिए या तो खेल भवन बनाया जाए जी चंडीगढ़ और दिल्ली में, जहाँ पे वो कुछ भी काम आए खेल स्पोर्ट्स से या किसी भी, तो उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो वहां से वो अपनी ट्रेनिंग जारी रख पाए। आवाज तो या फिर हमारे जैसे हरियाणा भवन है चंडीगढ़ में और दिल्ली में, उनमें ये सुविधा होनी चाहिए, खिलाड़ियों का कोटा अलग से होना चाहिए, ताकि वो रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि वो वहां पे अपनी बिल्कुल ट्रेनिंग भी कर सके, क्योंकि होटल में कोई ट्रेनिंग नहीं करने देगा। हाँ। और खाना भी अच्छे रूप से खा सके और रह भी सके, रेस्ट भी कर सके। हाँ बिल्कुल। राजेश कुमार जी आपके पास आना चाहेंगे। राजेश कुमार जी, ये जो नई खेल नीति को लेकर ये सब किया जा रहा है, विचार लिए जा रहे हैं, क्या लगता है निश्चित तौर पर आगे खेलों को और बढ़ावा मिलेगा हरियाणा में? बिल्कुल, जो आज सभी खिलाड़ियों से, कोचिज से, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी से, सबसे ये जो आज सुझाव मांगे गए प्रशंसनीय कदम है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जी। और बात सुझाव लेने के बाद इंप्लीमेंट करने की है। यदि सही रूप में यदि इन सुझावों पर इंप्लीमेंट होगा तो हम खेलों के स्तर को बहुत ऊपर ले जाएंगे। पिछली सरकार ने खेलों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, बिल्कुल नौकरियां दी हैं। पहले एक छोटी सोच थी खिलाड़ियों के बारे में, ASI हेड कांस्टेबल तक थी, लेकिन जब खिलाड़ियों ने बड़े स्तर पर पदक जीते हैं तो उन्हें DSP जैसे रैंक दिए गए। तो ऐसी पॉलिसी कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी पॉलिसी कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए। धीमान साहब आपके पास आते हैं। धीमान साहब, आपने सुना, मनोज कुमार वहां पर खुद मौजूद थे और इन्होंने जो सुझाव सामने रखे हैं, क्या लगता है कि नेताओं को बड़ी बड़ी फैसिलिटी, लेकिन खिलाड़ी जिन्होंने पद हासिल किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन नेता कहीं पे भी जाता है उनको पूरी सुविधा दी जाती है? देखो, दो प्रकार की बात हो रही है जी। एक तो पॉलिसी में जो बात की जा रही है, जिसका प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पहले से भी चल रहा है, फिर आगे प्रयास किया जा रहा है कि नीचे से नए खिलाड़ी कैसे तैयार किए जाए। हाँ। मुख्य बात एक तो इस पे फोकस है। हाँ। दूसरा, जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्हें हमारे देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है जी, जिनको एक नौकरी भी मिल गई है, सुरक्षित उनका भविष्य कर दिया है, उनके आगे और उनको बार बार, जैसे उन नए खिलाड़ियों के लिए भी और जो पुराने खिलाड़ी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको जब दिल्ली और चंडीगढ़ में जो वो आते हैं, हाँ, तो उनके ठहरने की बात एक समस्या आई है। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी सी बात है सरकार के लिए। हाँ, क्योंकि हरियाणा भवन वहां पर है बना हुआ दिल्ली में, जी जी, यहाँ पर हरियाणा निवास है, कुछ और भी कहीं पर जो इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, तो इन खिलाड़ियों को अगर रहने के लिए इतना होटलों में पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो एक माइंड में क्या रहता है, एक सुरक्षित के मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरा हरियाणा भवन मेरा कमरा बुक हो जाएगा, बाकी अपना काम वो लगा लेंगे, चाहे मंत्रालय में जाना हो, किसी एसोसिएशन में जाना हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जाना हो, कहीं भी जाना हो। जी जी। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है जो सरकार को मान लेनी चाहिए। जी जी। सवाल ये है कि नीचे से खिलाड़ी और नए तैयार किए जाए, मुकाम धीरे धीरे से नीचे से ऊपर तक बनता है। ये तो अपने मुकाम पे पहुंच गया जो आज जिन खिलाड़ी और कोचेज को बुलाया गया था। हाँ, क्योंकि धरातल पे वो ही बता सकते कि क्या क्या चीजों की कमी, जैसे मनोज कुमार है। हाँ। अगर आप इनका केस लें, हालांकि मैं इनके व्यक्तिगत मामले में हम डिबेट में नहीं जाना चाहते, लेकिन इनको कहां तक लड़ाई लड़नी पड़ी है एक पुरस्कार लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार के भी सरकारों के ऊपर जो राजनीतिक द्वेष की भावना जो हो जाती है, हाँ, वो भी खिलाड़ियों के साथ ना हो, राजनीति ना हो। बिल्कुल, खिलाड़ी हमारे लिए खिलाड़ी है, ये चाहे सरकार किसी की भी, उसको उसी भावना से वो देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी बने हुए हैं फोन लाइन पर। चौहान साहब, कई खिलाड़ियों ने पहले भी ये आवाज उठाई कि सरकार भेदभाव करती है पद देने में भी। खिलाड़ी पदक जीतकर आता है, एक जैसे उनके पदक होते हैं, लेकिन पद देने में भी भेदभाव किया जाता है। कई खिलाड़ी सामने आए थे और लड़ाई भी लड़नी पड़ी।
क्या निश्चित तौर पर यह सरकार उस बारे में सोचेगी सभी खिलाड़ियों को एक जैसा बराबर का हक दिया जाएगा जो बराबर के पदक जीत कर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? तो लगता है उनका संपर्क कट गया है। सुरेंद्र डांगी जी हमारे साथ बने हुए हैं, बॉक्सिंग के कोच हैं साई के। डांगी साहब आपके पास आना चाहेंगे। आपने मनोज की भी बात सुन ली है जो आज बैठक में मौजूद थे। हम आप ही से जानना चाहते हैं, एक तो खिलाड़ियों के लिए सुविधा क्या होनी चाहिए, खिलाड़ी कैसे तैयार करें, दूसरा आप कह रहे हैं कि बड़ी टूर्नामेंट के लिए किस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे देशों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे देशों का बहुत फर्क है। और इसके अलावा डांगी साहब आप जवाब देने से पहले और मैं एक सवाल कर दूं जिसका जवाब से जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि आप पिछले 10 साल से हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में जो तकनीकी रूप से हमारा जो असली काम होता है खेलों को वो काम करते रहे हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर जी। इस वक्त हरियाणा में जो स्टेडियम है छोटे या बड़े या नर्सरीज हैं उनकी क्या स्थिति है, उसमें जो आप देखते हैं भी इस वक्त आपके एक खिलाड़ी के नाते, कोच के नाते क्या होना चाहिए जो इस वक्त इस सरकार को ध्यान देना चाहिए? दिमान साहब, मैंने एक तो जो है मनोज की बात नहीं सुन पाया था मैं जी। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा डांगी साहब एक लाइन खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम्स हैं जी। मनोज जी ये चाह रहे थे कि जो खिलाड़ी, मैं समझता हूं खिलाड़ियों की समस्याएं भी समझता हूं जी जी। बोलिए डांगी साहब, बोलिए। मैं समझता हूं दिमान जी, मैं समझता हूं खिलाड़ियों की प्रॉब्लम्स भी समझता हूं, कोचेज की प्रॉब्लम भी समझता हूं और एसोसिएशन की भी जो है कुछ हैं या उन प्रॉब्लम्स जो आती हैं जी। लेकिन आप जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा की जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में सुझाव भी लिए गए और जो बातें, जो चर्चा का विषय है यही है जी। आप कह रहे हैं कि हमारे पास देखिए, मैंने पहले भी शुरू किया था लेकिन मैं पता नहीं कोई तकनीकी कारण के जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। हमारे जो स्पोर्ट्स में भी हम जो है ना, हम गेम दो तरह के गेम है हमारे, पावर गेम और जो पावर गेम है उसके बारे में मैंने बताया कि भाई पावर गेम के हैं वो ज्यादा रूरल एरिया में खेले जाते हैं और नॉन पावर गेम है टेबल टेनिस है। वो आपने बताया, वो हमने सुना भी, आपने सुना था डांगी साहब, वो आपने बताया था कि जो पावर गेम है उसमें ज्यादा गांव के खिलाड़ी आगे आते हैं, वो आपने बताया था हमें। आगे सुनिए। हाँ, मैं थोड़ा धैर्य रखिए, मैं सारी बातें जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। टाइम बहुत कम है, सुरेंद्र डांगी जी इसका ध्यान रखिए। आप कह रहे हैं कि गांव के हाँ देखिए रूरल एरिया में अभी हमारे पास जो है अवेलेबल है स्टेडियम्स जी, वहां पे केवल हमारे इक्विपमेंट्स की जरूरत है जी और कोचेज की जरूरत है। और जब तक इक्विपमेंट रहेगा और कोचेज नहीं होंगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला नहीं होगा तो उसका यूज नहीं है जी। और कोचेज को आप अपॉइंट कर देंगे और वहां पे जी। चलिए, अब भी आपकी आवाज कट रही है, हम आएंगे आपके पास। मनोज आपके पास आना चाहेंगे। बिल्कुल मनोज, यहां दो बातें जिस तरीके से, एक तो इंटरनेशनल के जो गेम्स होते हैं उसके लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, बिल्कुल किस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए, दूसरा खिलाड़ियों को तैयार करना कि वो इस स्तर पर आए कि आगे अच्छे खिलाड़ी बन सके। क्या इन दोनों बातों पर विचार हुआ कि इंटरनेशनल स्तर पर खिलाड़ी पदक ला सकें, उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे नई खेल नीति में, और खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाए उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? और एक और मैं मनोज जी जवाब चाहूंगा। हाँ। आपसे दो सवाल तो सौमित्र जी ने किए हैं। हाँ। क्या हरियाणा में जो राजनीति है, खेल संघों की राजनीति, हाँ। जैसे एक की बजाय दो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन बनी है, डिस्ट्रिक्ट में भी इसी प्रकार की बातचीत हो जाती है, जिसमें आज एक मंत्री जी ने कहा कि जो पुराने एसोसिएशन हैं, जो कितने खेल संघ हैं, उनको नए रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो कहीं आपको एक खिलाड़ी के नाते ये भी लगता है कि ये राजनीति भी कुछ नुकसान करती है खिलाड़ियों का? बिल्कुल, देखिए आप को मैं बताना चाहूंगा, दो एसोसिएशन की टीम बन जाएगी नेशनल गेम में, दो एसोसिएशन की टीम में जाएगी, उसमें खेलेगी कोई एक, तो नुकसान तो खिलाड़ी का हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो मेरे सवाल थे, एक तो इंटरनेशनल गेम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए, उसके लिए क्या आज बातचीत ठोस हुई है इस मीटिंग में? देखिए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोचेज की भर्ती और कोचेज को
इम्प्रूवमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रूल रेगुलेशन का और सेमिनारों में भेजने के लिए उसमें डिस्कस हुई है। और दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरियाँ खोली जाएं, इस बात पे भी डिस्कस हुई है। और तीसरी जो विजेंद्र और योगेश्वर ने भी बोली कि जैसे अकेडमीज हैं, जैसे एक ओलंपिक मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, एक अपनी पर्सनल अकेडमी अगर वो चलाता है तो वो उसको मतलब अपनी जगह पे चला सकता है, क्योंकि उसमें भी वैसी सुविधाएं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी वैसी सुविधाएं देनी चाहिए। और उस एकेडमी को जहां वो चाहेगा वहीं पे अच्छी जगह चला सकता है। जमीन वगैरह अलॉटमेंट होनी चाहिए। नहीं, उसमें हम कहना क्या चाहते थे, जो खिलाड़ी थे ये अपनी एकेडमी चलाना चाहते थे, तो उसमें कहना क्या चाहते थे कि हम अपनी जमीन पे अपनी एकेडमी चलाना चाहें, उसके लिए सरकार हमें कुछ मदद दे या सरकार हमें जमीन दे, क्या कहना चाह रहे थे वो? सरकार ने जो जमीन दी है वो अपनी जगह पे अलॉटमेंट करें, क्योंकि जो अगर खिलाड़ी कुरुक्षेत्र का है वो गुड़गांव जाके तो ट्रेनिंग देने, मतलब वहां का जो खिलाड़ी है वहां पर जमीन अलॉट, वहीं पे अच्छी स्थिति देख के तो अच्छा, जहां का वो नामचीन खिलाड़ी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट बना है या हमारा सिल्वर मेडलिस्ट बना है या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बना है राष्ट्रीय स्तर पे, जहां का वो रहने वाला है वहां पर उसको जमीन दी जाए एकेडमी बनाने के लिए। यही राजेश जी आपके पास आता हूं। जिस तरीके से खेल मंत्री, आप मेरा सवाल एक बार और सुन लीजिए। खेल मंत्री कहते हैं कि पिछली सरकार का जो नीति थी कि पदक लाओ पद पाओ, मतलब पदक से पहले खिलाड़ी खुद मेहनत करते थे, लेकिन हम खिलाड़ी को तैयार करेंगे पदक लाने तक। इसके लिए ठोस आज क्या खेल मंत्री ने कोई बात की है या खिलाड़ियों ने बात की है कि इस तरीके से तैयार किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने अभी 26 नवंबर को खेल मंत्री जी को भी एक स्पोर्ट्स ड्राफ्ट दिया था। उसमें भी हमने बहुत सारी बातें रखी थी, बहुत सारे सुझाव रखे थे। अब बातें यदि फाइलों में चलती रहेगी तो कुछ भी नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमें स्पोर्ट्स को उठाना, मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जिसपे पैसे देखिए, यदि आप सबसे पहले जब भी खिलाड़ी किसी भी एज में ये अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करता है तो ऑनलाइन डाटा होना चाहिए। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब खिलाड़ी अपनी एज में हेर फेर करता है जी, तो जूनियर वाला खिलाड़ी सब जूनियर में खेलने की कोशिश करता है। जब खिलाड़ी अपना खेल जीवन स्टार्ट करेगा तो उसका ऑनलाइन डाटा होगा, तो उसको हम उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं समय समय पर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जब खिलाड़ी को सिलेक्शन करनी होगी हमें किसी नेशनल टूर्नामेंट के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट को, तो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमें रैंकिंग सिस्टम लागू करनी चाहिए जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से यदि हम रैंकिंग सिस्टम लागू करेंगे तो एक स्पोर्ट्समैन में मोटिवेशन आएगा। यार मैं 1 नंबर प्लेयर हूं, तो 2 नंबर वाला सोचेगा कि मैं 1 नंबर बनूं, तो मोटिवेशन आएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये पद पाओ, पदक लाओ पद पाओ। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि खिलाड़ी का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए। जब खिलाड़ी 18 साल का हो जाता है तो उसकी उसी समय प्रदर्शन के हिसाब से उसको, चाहे वो डी क्लास में है, चाहे सी क्लास में है, चाहे बी क्लास में है, उसको जॉब प्रोवाइड कर देना चाहिए। खिलाड़ी की आधी उम्र तो ये सोचते सोचते चली जाती है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा राजेश जी, एक बात और, जिस तरीके से खेल मंत्री ने भी कहा कि जब खिलाड़ी को नौकरी मिल जाती है तो उस समय खेलों के प्रति थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है, क्या ऐसा होता है कि खिलाड़ी को नौकरी दे दी जाती है उसके बाद वो खेल के प्रति ध्यान नहीं देता? देखिए, ये संस्कार खून में होता है। यदि किसी खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन बनना होता है तो उसके परिवार से संस्कार चलते हैं। अभी आप पता कोचेज की बात चल रही थी पिछले कई चैनलों पर, तो मैं बताना चाहता हूं, यदि अनीता और बबीता फोगाट के साथ उसके फादर नहीं होते, क्या वो स्पोर्ट्समैन बन पाती? मैं आपको उसी लाइन पे लेके आना चाहता था। एज ए कोच भी और एज ए खिलाड़ी भी मनोज जी बैठे हैं। राजेश जी, एज ए कोच बिल्कुल ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जब आपके पास जो बच्चे आते हैं जिनको आप सिखाते हैं, सरकार की तरफ से उनको कितना उपलब्ध हो जाता है सामान या सामग्री या कोई मदद, और वो अपने पास से, अपने परिवार से, अपने घर से या उनमें जो कोई सोसाइटी है, एनजीओ है, वो कितना मदद करती है? और मनोज जी, जो आप इस मुकाम पे पहुंचे, आपको अपने घर से, परिवार से कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना पैसा खर्च करना पड़ा और सरकार से कितनी मदद? बिल्कुल, टाइम बहुत कम है, जल्दी बहुत। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्लेयर को बनने में आज के समय में जो आज ट्रेडिशन चल रहा है, तो उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि आपने अर्जुन वाड़ की बात चली तो कोई फेडरेशन का आदमी नहीं बोला, कोई नेशनल कोच नहीं बोला, कोई स्टेट कोच नहीं बोला, उसके परिवार के लोग ही फाइट लड़े हैं कोर्ट में जाके। तो एक परिवार को इग्नोर करना भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि एक परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि अनीता बबीता को समाज के डर से यदि वो स्टेडियम में नहीं लेके आते उसके पिताजी, यदि कृष्णा पुनिया के साथ उसके पति नहीं होते तो क्या वो इतना अच्छा रिजल्ट दे पाती? यदि मनोज के साथ मनोज के भाई नहीं होते तो क्या वो? लास्ट सवाल आपसे, क्या डाइट
अच्छी होनी चाहिए निश्चित तौर पर एक खिलाड़ी की, उसके बारे में भी बात हुई है आज। देखिए, डाइट है तो फाइट है। बिल्कुल, डाइट अच्छी प्रूव होनी चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी का टैलेंट है वो बिना डाइट के भी चल जाता है, क्योंकि डाइट तो बाद में आके मिलती है, लेकिन उससे पहले जो है उसके कोच की कामयाबी और उस खिलाड़ी की मेहनत। मैं इस पॉइंट में थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूं। हमारे जितने भी नेशनल कैंप है, हमारे पास डाइटिशियन नहीं है। कॉम्बैट स्पोर्ट्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, डाइटिशियन का मेन रोल होता है और डाइट का परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे नेशनल कैंप में डाइटिशियन ही नहीं है। हमें सबसे पहले यदि हम 2020, 2016 में ओलंपिक में अपनी मेडल बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो हमें चाहे स्पोर्ट्स डाइटिशियन विदेशों से अडॉप्ट करने वो करने चाहिए। तो बहुत सारा होना अभी बाकी है, जिसके लिए सुझाव भी लिए गए हैं। छोटी सी बात है, सुझाव हम पॉलिसी बना रहे हैं और डाइटिशियन है नहीं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये सिर्फ एक कोच ही बता सकता है कि एक खिलाड़ी को कैसे तैयार करना है, और एक खिलाड़ी ही बता सकता है। ले लीजिए मेरा क्वेश्चन, बहुत जल्द, बहुत टाइम हो गया। स्पैट है 2009 में स्टार्ट की गई थी। 8 से 14 साल के बच्चे को 1500 रुपए दिए जाते हैं और 15 से 19 साल के बच्चे को 2000 रुपए दिए जाते हैं। यदि उसका एवरेज निकाले तो एक बच्चे को 21,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। 5000 बच्चे को दिए जाते हैं, लगभग 10.5 करोड़ रुपया। 10.5 करोड़ रुपए इस पैट को मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस पैट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पिछले 5 साल में क्या रिजल्ट है? 0 रिजल्ट है। ये पैसा कहीं उनके बिल्कुल इससे हम हमारे हरियाणा में तो यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाली हैं और उसके लिए सुझाव भी आमंत्रित किए गए खेल मंत्री की ओर से, और खिलाड़ियों ने भी जो बेहतर हो सकते थे वो सुझाव आज रखे हैं। हालांकि एक और मीटिंग होगी, उसके बाद फाइनल प्रारूप तैयार किया जाएगा कि हमारी खेल नीति कैसी होनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी खेल नीति होनी चाहिए जिसका फायदा खिलाड़ियों को भी है और प्रदेश का नाम और रोशन हो सके। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहे हेमंत अलकारियाना के साथ।